नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 22 मई 2022 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल प्रवेग फील्ड टेक के बारे में। प्रवेग फील्ड टेक क्या है? देखिए, बैंगलोर बेस्ड एक वेंचर है जिसने क्या प्रोड्यूस किया है अपनी ही, मतलब ये इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया है। एक बैटरी प्रोड्यूस की है जिसे रग टैक्टिकल बैटरी बैटरी भी बोल सकता है। रग टैक्टिकल बैटरी इसलिए बोल सकता है कि रग जो ये वर्ड यूज किया गया, रग इसलिए मतलब कि ये इस तरह की बैटरी है कि आप ये समझिए उसे पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। इसका रफ यूज भी आप कर सकते हो, किसी भी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर में भी देख रहे होंगे, इसका मतलब एक रग मतलब कि ये जैसे कि कवर लगाया गया है इसका, कि आप ये इतनी पोर्टेबल इसे कहीं भी ले जा सकते हो। और ये जनरली किस चीज़ के लिए यूज की जाएगी? इसको जो ये वेंचर है इसे किसको बेचेगी? नाटो फोर्सेस को बेचेगी यूरोप में। क्योंकि ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी मतलब इसमें यूज की गई है, किसी भी मतलब फील्ड में वो मतलब सॉरी किसी भी उसमें वेदर में यूज की जा सकती है और अपने साथ आराम से कैरी की जा सकती है। और ये मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो गिर गई या टूट गई, उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम ही है। क्योंकि बैटरी जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है बहुत ज्यादा हैवी वेट बैटरी होती है, तो इसलिए क्या ना इसका वेट भी बहुत कम थी। इससे जो आपके पर्सनल होते हैं, मिलिट्री पर्सनल होते हैं, उसे कैरी कर सकते हैं। मिलिट्री पर्सन अब बैटरी की उन्हें क्या जरूरत है? देखिए, आजकल का क्या है, डिजिटल इरा है। डिजिटल इरा में सब कुछ डिजिटली कनेक्टेड हो रहा है। मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और उनके पास जो इक्विपमेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उनके पास इक्विपमेंट है। तो उसमें क्या उन्हें उन्हें क्या नाम वो पावर की जरूरत पड़ेगी उन्हें यूज करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए हर चीज को चलाने के लिए। तो पावर की जब यूज पड़ेगी तो उसको, अब पावर का तो आप करंट 24 घंटे कैसे कैरी करोगे? वो तो आप घर में हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो, उन्हें चार्ज कर सकते हो। मगर आप फील्ड में हो, जैसे कि आप फोर्स में हो, तो आप फील्ड में हो तो कोई मशीन है उसको यूज करना है तो उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि ये बैटरी आपके उसमें मतलब मिलिट्री पर्सन्स के लिए बहुत कारगर रहेगी ये, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में जो पर्सन होते हैं उनके लिए बनाई गई है। अब क्योंकि वो हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, रगड रगड क्या नाम वो टर्रेन में काम करते हैं, तो उनके पास जो गैजेट होते हैं उन्हें चार्ज करने की जरूरत होगी, तो ये बैटरी उसके लिए बहुत कारगर होगी इसमें, क्योंकि कांस्टेंट पावर बैकअप आपको मिलता रहेगा। इस बैटरी को इंजीनियर किया गया है, डिजाइन किया गया इंडिया में ही किया गया है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया बैटरी है। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि जो ये बैटरी है इस ये बैटरी चार्ज कर सकती है, जो आपकी मैकबुक लैपटॉप आता है, कंप्यूटर है, तो 60 टाइम उन्हें चार्ज कर सकती है। एक बार आप अगर इस बैटरी को चार्ज कर देते हो तो एक बार चार्ज करने के बाद जो मैकबुक लैपटॉप आपका है उसे ये 60 टाइम्स तक चार्ज कर सकता है। मान लीजिए आपने फुल चार्ज कर दिया, आपने फिर लैपटॉप चार्ज कर दिया, इस बैटरी से लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, फिर आपने चार्ज, इस तरह से कर करके आप 60 टाइम इसको चार्ज कर सकते। 69 चार्ज करने के बाद ये बैटरी अपनी पावर मतलब ये डाउन हो जाएगी। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस? देखिए, सिग्निफिकेंस जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये किस तरह से है, पोर्टेबल है, रग टर्रेन में यूज की जा सकती है, इस पर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये शॉक्स रेजिस्टेंस भी होगी, वाटर रेजिस्टेंट भी होगी, डस्ट रेजिस्टेंट भी होगी। तो इस तरह से ये इसको रग बोला गया है टेक्टिकली, क्योंकि टेक्टिकल यूज हम इसका कर सकते हैं। अब इसमें जो अब इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, देखिए अब इंडस्ट्री क्या नाम डिफेंस, अगर इंडियन डिफेंस की बात करें, इंडियन डिफेंस में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो उस लैंडस्केप, तो डिफेंस लैंडस्केप की बात करें, एकदम से ये एकदम चेंज हो रहा है, इरा जो है चेंज हो रहा है। कि जो इंडिया जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो क्या हो, यूजर से डेवलपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ता रहा है। आज से कैसे साल पहले आप चलो तो पहले इंडिया चीजों को मंगाता था, इंपोर्ट करता था, मगर अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। ऐसी ही इंडिया पहले टेक्नोलॉजी खरीदता था, दूसरों से खरीद के फिर बनाने की कोशिश करता था, इवन बनी बनाई चीजें खरीदता था। मगर अब क्या है कि इंडिया अपनी मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है, उसी से अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है, इजाद कर रहा है और इसी से प्रोडक्ट बना के उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कितना बड़ा चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ठीक है। अब इसमें ये बता, यही आगे इसमें डिस्कस किया गया, जो आपके मिलिट्री पर्सनल्स के जो वो होते हैं, इक्विपमेंट होता है, उनको एनर्जाइज करने के में काम आएगी। इससे डिप्लॉय किया जा सकता है, रिमोट सेंसर में डिप्लॉय किया जा सकता है और ये मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगी, जैसे कि आपके ड्रोन हो गए। ठीक है। ड्रोन हो गए और आपके और भी बहुत सारे ऑपरेशंस में ये काम आएगी।
जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आर्टिकल स्टोरेज गेन इन व्हीट। व्हीट जो आप जानते हो कि जैसे पिक्चर में देख भी रहोगे कि व्हीट को क्या है, अनाज है। ठीक है, अब स्टोरेज गेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपका व्हीट खेत में खड़ा हुआ होता है, यानी कि जब तक उसको काटा नहीं जाता है, तो ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, जो छिलका होता है उसका कवर होता है, कवरिंग होती है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है। अब आपने जब उसको व्हीट को निकाल लिया, मतलब मशीनों से निकाल दिया, व्हीट को इस फॉर्म में ला दिया, ग्रेन की फॉर्म में ला दिया, तो अब वो कहीं न कहीं उसे आपको स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि उसे छीलने से लेकर स्टोर करने के बीच में जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, ये व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं, मॉइस्चर को गेन कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है स्टोरेज गेन। स्टोरेज करने तक जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, उसी को बोला जाता है स्टोरेज गेन। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि इस चीज़ पे जो पंजाब की आपकी स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, उन्होंने इस चीज़ पे वेवर माँगा है कि हमें स्टोरेज गेन पे वेवर दो, कि हम इतना खरीद रहे हैं, ठीक है? और उसमें से इतना तो आपका, मान लिया आपने 100 केजी खरीदा, 100 केजी में मान के चलिए 1 केजी तो आपको उसमें वाटर कंटेंट ही हो गया, तो ओवरऑल तो उन्हें 99 केजी ही पड़ा ना, तो 1 केजी के पैसा वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मगर ये जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये तो मीट्रिक टन में, एमएमटी में खरीदती है, तो उन्हें कितने लाखों का नुकसान होगा। तो इसलिए वो गवर्नमेंट से वो मांग रहे हैं कि इसमें हमें वेवर दो, यानी कि छूट दो, तो हमें 1 केजी एक्स्ट्रा दो। तो अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे भी कि वो 1 केजी एक्स्ट्रा क्या है। तो अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले कि जो स्टोरेज गेन है, ठीक है, इसको स्टोरेज गेन हम बोल रहे हैं, स्टोरेज गेन है, ये कैसे गेन करता है। देखिए यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, ये अनाज का ग्रेन है, अनाज का एक दाना है, फिगर है, ये तीन चीज से मिलकर बना होता है। जो सबसे एक तो ऊपर की कवर होती है उसे ब्रान बोलते हैं, और वो जो मिडिल का पार्ट होता है एंडोस्पर्म बोलते हैं, और जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है उसे जम बोलते हैं। ब्रान का जो होता है आउटर लेयर होती है, वो रिच होता है फाइबर में और आपके विटामिन बी में और मिनरल्स में। ठीक है, जो आपका विटामिन होता है, विटामिन की अगर हम बात करें, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब विटामिन बी तो ऐसे 8 टाइप का होता है, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। ठीक है, ये इस टाइप के 8 विटामिन होते हैं। खैर हम विटामिन के अंदर नहीं जा रहे, बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये फाइब्रस होता है। ठीक है, ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, इसमें ये चीज होती है। अगर हम तीसरे इसके मिडिल पोर्शन की बात करें, जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हो सारा का सारा, जो मिडिल पोर्शन है, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। नो डाउट इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन, विटामिन, इसमें सब होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें एंडोस्पर्म में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो CmH2O n होता है। ठीक है, एम और एन की वैल्यू अलग अलग वेरी करती रहती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के साथ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन पूछे कोई, तो ये शुगर प्लस प्रोटीन। ठीक है, शुगर प्लस प्रोटीन को मिलके आपका कार्बोहाइड्रेट मिलके बनता है। शुगर की कंटेंट ज्यादा होती है, प्रोटीन की कम होती है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब जो तीसरा पार्ट आता है हमारा, आता है जर्म। जर्म में क्या होता है कि इनर लेयर होती है न्यूट्रिएंट के साथ। ठीक है, अब जो जर्म वाली पोर्शन है, इसमें क्या हो, आपका न्यूट्रिएंट पैक्ड होता है। मेन इसी में न्यूट्रिएंट होते हैं, देखिए विटामिन बी, विटामिन ई, पॉलीकेमिकल्स और फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, यानी फैट होता है इसमें, जो आपका वसा जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें ये तीन चीजें होती है। तो जो आपका वो क्या नाम, वो सॉरी, जो अभी हम जो मॉइस्चर कंटेंट जो करता है, तो मॉइस्चर कंटेंट कौन सा पार्ट करता है, मॉइस्चर कंटेंट जो आपका ये एंडोस्पर्म वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, यही आपका सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट करता है। देखो इस लाइन में देखिए ये लिखा, दिस इज नोन एज ए स्टोरेज एंड इट इज मोस्टली हैपन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन इज द मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर इसलिए कंटेन करता है। तो नीचे देखो, मॉइस्चर मोस्टली एब्जॉर्ब बाय द एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि ये कंपेंसेट करने की बात जो बोल रहे हैं, कि ये कंपेंसेट करो हमें, जो आपकी स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये कंपेंसेट करने की बात है। अब जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, वीट खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी खरीदती है, आप जानते हैं। तो ये स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी ये बोल रहे हैं कि हमें 1 केजी एक्स्ट्रा दो पर क्विंटल पे। ठीक है, अगर 1 क्विंटल में 1000 केजी होता है, तो आप 1001 केजी दो हमें, तो 1001 केजी दो, जिससे कि हम इससे जो 1 केजी का लॉस हो रहा है, अगर हम 1 क्विंटल खरीदे, तो 1 क्विंटल में अगर हम वेवर ना ले, तो उसमें क्या पड़ेगा, उन्हें 999 केजी पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी तो उसमें मॉइस्चर आ गया है, ये मान के चल रहे हैं। तो यही सब इसमें बोला गया है, बस इतना ही है आर्टिकल, जैसे इसमें दिखाया गया स्टोरेज इक्विपमेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रेपो रेट के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ है इस मंथ के स्टार्टिंग में कि जो आरबीआई है हमारा, आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि यूनानिमसली आपका जो आपके क्या नाम रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया 4 बेसिक पॉइंट। 4 बेसिक पॉइंट इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, अभी रेपो रेट हो गया 4.4%, यानी कि 4 बेसिक पॉइंट का मतलब है 0.4%। ठीक है, तो अब ये एक एकदम शॉकिंग था ये, देखो पहले, क्योंकि ये अब तक का काफी वो है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनवरी 2018 में ये था 6 था, अब ये डाउन ही जा रहा है। ठीक है, और काफी टाइम से ये 2020 से लेकर 2022 तक आप इस ग्राफ में देख रहे होगे ये कांस्टेंट है, मगर इसने एकदम से इंक्रीज कर दिया, 0.4% इंक्रीज कर दिया। अब आप जानते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे इस आर्टिकल में समझना है रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट किसे कहते हैं और इसका क्या यूज है। देखो क्या होता है कि जो हमारा पूरा सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम, वो कैसे चलता है, लेने और देने पे चलता है, लेने और देने पे चलता है। देखो एक तरफ तो आपका हो जाता है आरबीआई, ठीक है, दूसरी तरफ हो जाता है बैंक, और तीसरी तरफ हो जाती है जनता, यानी कि पीपल्स प्लस आपकी कंपनीज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये तीन चीजें होगी, तीन एंटाइटी हम मान लेते हैं, इसे मिलके आपका भारत बन गया, कोई भी कंट्री बन गया, या जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो गया। तो क्या होता है कि अब बैंक, देखो आदमी क्या करते हैं, ये पूरी साइकिल होती है, ऐसे ऐसे साइकिल चलती है, इससे ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती है। अब ये क्या होता है कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देता है। ठीक है, अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा तो बैंक, सॉरी, और क्या हुआ, बैंकों के पास अगर पैसा रहेगा तो बैंक वो किसको उधार देंगे, आदमियों को उधार देंगे, पीपल को उधार देंगे, कंपनीज को उधार देंगे। अगर आदमी के पास पैसा रहेगा तो वो बाजार में निकल के खर्च करेंगे, चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई का यही तो रिलेशन है कि अगर चीज की डिमांड है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए उसकी, तो क्योंकि आदमी के पास पैसा है तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि आदमी ज्यादा खरीदें, इकोनॉमी एक्टिव बढ़ जाएगी। बैंक कंपनीज को लोन देंगे, कंपनीज नए नए प्रोजेक्ट लगाएगी, नए नए प्रोजेक्ट लगाने से एक डेवलपमेंट आएगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नया डेवलपमेंट होगा, इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आरबीआई सस्ते रेट पे बैंक को लोन देता है तो बैंक तो इससे ज्यादा लेंगे, क्योंकि मान लो इसने सस्ते रेट पे दे रहा है पैसा, तो बैंक तो आरबीआई से ज्यादा पैसा लेंगे, उसे बहुत सस्ता मिल रहा है। अब बैंक जब सस्ते रेट पे दे रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा आदमियों को, जनता को और कंपनीज को लोन देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन देगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि पैसा, पैसा जो होता है जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक तरह से लिक्विडिटी बोलते हैं कि पैसे का फ्लो होगा, करेंसी का फ्लो होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। मगर अब इन्फ्लेशन की कंडीशन में कि भाई चीजें महंगी हो रही है और मान लो वो कंडीशन ऐसी आ रही है कि आपको मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, तो आरबीआई की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या होता है कि रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो बैंक क्या है, बैंक पैसा बैंकों को ज्यादा महंगा पैसा मिलेगा, बैंक आगे पीपल्स को और कंपनीज को लोन नहीं दे पाएंगे। उनके पास जब आदमियों के पास, कंपनीज के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो बाजार में नहीं जाएंगे, खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो चीजों को कैसे खरीदेंगे। तो डिमांड जो है, डिमांड कम हो गई, जबकि सप्लाई आपकी बढ़ गई, क्योंकि चीजें है मार्केट में मगर खरीदने वाले लोग ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। इस तरह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो आरबीआई है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसे वो रेगुलेट करता है। तो यही है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक इसके उल्टा आपका होता है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का वही कंसेप्ट के बैंक जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देते हैं वो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट क्या है कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, आरबीआई के लिए, किस क्या करने के लिए, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम रेपो रेट की डेफिनेशन की बात करें तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट है जिसपे के ओवरनाइट लिक्विडिटी बैंकों को दी जाती है, यानी कि ओवरनाइट पैसा दिया जाता है। मान लीजिए एक रात के लिए पैसा लेना है तो बैंक क्या है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
आपका आरबीआई के पास रखेंगे, कुछ बॉन्ड रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि उन्हें कुछ कोलेटरल तो रखना पड़ेगा, जमानत के तौर पर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। आरबीआई ऐसी थोड़ी पैसा दे देगा कि भाई लो ले जाओ मजे करो और जो करना है करो, ऐसे नहीं होगा ना। तो जैसे यहाँ इस फिगर में भी दिखाया गया है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई किसी रेपो रेट, फिक्स रेपो रेट पर फिलहाल के लिए 4.5%, 4.5% पर बैंक को लोन देगा। बैंक इसको क्या देंगे, क्या जमानत रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगे। ठीक है, यही सब होता है कि आपका कुछ और रख देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि कोलेटरल की फॉर्म में ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख दी तो उसे वो मिल जाएगा। इसको क्या होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत ये चीजें की जाती है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, एलएएफ की अगर हम बात करें, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसे आरबीआई यूज करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, या कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में लाया जा सके। अब ये क्या करता है, ये बैंकों को अलाउ करता है कि मनी हमसे उधार लो, किसके तहत, के रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत, यानी कि रेपो रेट के बेसिस पे वो लैंड करते हैं, लोन देते हैं आरबीआई किसको, उसको बैंकों को। और बैंक, अब जो बैंक अगर आरबीआई लैंड करेगा वो आरबीआई लोन लेगा किससे, उससे क्या नाम है बैंकों से, तो उसे रिवर्स रेपो रेट पे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेपो रेट को थोड़ा सा और अदर वर्डों में समझो कि अ, हालांकि समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है वो बता दिया कि जब कोई बैंक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड जो होता है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के उन्हें लेता है, तो इसको जो सेंट्रल बैंक है उन्हें बोरो करता है, वो बोरोइंग देता है किसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेपो रेट पे। ठीक है, अब यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द आरबीआई चार्जेस कॉमर्शियल बैंक सच एज द एसबीआई और आईसीआई बैंक। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है जिसे आरबीआई चार्ज करता है किन पे, कॉमर्शियल बैंक पे। ठीक है, रेपो रेट का कॉमर्शियल मॉनेटरी टूल है, ये सब वही बातें हैं। ठीक है, अब ये वही है कि क्या इसका वर्क क्या है, कि भाई ये रेगुलेट करेगा अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड फंड्स। यही सब इसमें बताया गया कि जब रेपो रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा तो बैंकों को क्या इंसेंटिव्स होगा ज़्यादा है कि वो आपका क्या नाम सिक्योरिटीज को सेल करके और उससे आरबीआई से पैसा ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कोलेटरल तो रखना ही पड़ेगा। तो कोलेटरल रख के वो आरबीआई से अपना जो कम रेट पर पैसा ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि उन्हें इंसेंटिव है, उन्हें फायदा है। ठीक है, इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके कन्वर्सली यानी कि इसका उल्टा, कि जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज होएगा, जो लेंडर आरबीआई वो क्या करेगा कि उनको महंगा, वो मतलब बैंकों को महंगा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, मनी को कंट्रोल किया जाए, यानी कि डिक्रीज किया जाए। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी डे के बारे में, जो कि 20 मई को मनाया गया है। ठीक है, क्या है कि देखो, सीएसआर जो एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो कि न्यू दिल्ली में है, और उसने मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया जो एमएसआई उसके साथ मिलके वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उसे सेलिब्रेट किया। जो मेट्रोलॉजी है इसका काम क्या है कि जो ये साइंस का मेजरमेंट, ये साइंस की जो branch है उसका मेजरमेंट और उसका एप्लीकेशन, यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट और एप्लीकेशन की ये एक ब्रांच है मेट्रोलॉजी, जिसे 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी, अब इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसे हम कॉमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं, जो एनिवर्सरी, किसकी एनिवर्सरी, किस जो एक साइन हुआ था मीटर कन्वेंशन, एक मीटर कन्वेंशन थी जो कि 1875 में साइन हुआ था, तो उसकी एनिवर्सरी होती है 20 मई को। तो उसको याद करने के लिए हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे को वो करते हैं। तो जो ट्रीटी ने क्या आपका बेस प्रोवाइड किया था पूरे वर्ल्ड में, कि कोहेरेंट मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूएसए में तो आपका 1 मीटर को, 1 मीटर की लंबाई मतलब 100 सेंटीमीटर है, और और आपका किसी दूसरी कंट्री में जैसे इंडिया में तो 1 मीटर की लंबाई 101 सेंटीमीटर माना जा रहा है। तो जो लेंथ, जितनी लेंथ 1 मीटर की यूएसए में है, जितनी पाकिस्तान में, जितनी इंडिया में, जितनी बांग्लादेश में, जितनी यूरोप में, वो सब यूनिवर्सलाइज करना है, कोहेरेंट मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए, जो आप मानते हो वही हम माने, वही सब चीज माने। इसको रिकॉग्नाइज करना, सेलिब्रेट करना, सभी पीपल सेलिब्रेट करते हैं, यही सब इसमें बताया गया। हाँ, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम क्या थी, मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल era। देखो आप जानते हो आज डिजिटल इरा चल रहा है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इस चीज को क्या किया गया, इसकी थीम को चूज किया गया था। थीम, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइजिंग आवर कम्युनिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रेंड इन द सोसाइटी टुडे, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का आजकल बोलबाला है, इसलिए इस चीज को इसमें समाहित किया गया है, इसे मिक्स कर दिया गया है, एक ब्लेंड बना दिया गया है। मेट्रोलॉजी को हमें यूज करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, अब जो थीम अनाउंस किसने की थी, एक तो ये बीआईपीएम ने, बीआईपीएम क्या, इंटरनेशनल
ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स है, ठीक है, और दूसरी किसने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML ने, दोनों ने मिलकर इसकी थीम को अनाउंस किया था। अब हम BIPM के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। BIPM मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये देखो क्या हो, जो मीटर कन्वेंशन 1875 में साइन हुई थी, उसने क्रिएट किया था BIPM को, और फर्स्ट टाइम इसे फॉर्मलाइज किया गया था इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मेट्रोलॉजी के तहत, ठीक है। जो कन्वेंशन वो स्टेब्लिश की गई थी, जो BIPM थी, उसने क्या फाउंडेशन लेड की, वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए मेजरमेंट में, जो कि हमने पीछे ही पढ़ा था। अब BIPM जो है ये हब बनाता है किन किन का, वो के पूरे वर्ल्ड में जो आपका नेटवर्क फैला हुआ है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बने हुए हैं, कि भाई हर एक कंट्री का अपना नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो सभी एक तरह मंच पाए और कोलेबरेट करे, और एक कोहिरेंट एक वो चीजें लेके आए एक चीज पे, वो सारे को मतलब कन्वर्ज करे अपने आप को, ठीक है, और इस चीज को फैलाना है पूरे वर्ल्ड में, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपका पूरे वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, यही इसमें बताया गया। आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में जो बताया गया, इसमें क्या है कि 1955 में जो IML एस्टेब्लिश हुई थी, ये किस तरह से एस्टेब्लिश है, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ILO वो ITO, प्रमोट करने के लिए किसे, ग्लोबल हार्मोनी को ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर में, ठीक है, किसके साथ, ब्यूरो इंटरनेशनल डी मेट्रोलॉजी लीगल, BIML, ठीक है। अब थोड़ा हम CSR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो CSR की फिजिकल नेशनल लेबोरेटरी है वो न्यू दिल्ली में, उसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका क्या मैंडेट है, ये बोलती है कि इंडिया की जो नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ये कस्टोडियन है नेशनल स्टैंडर्ड्स का, यानी कस्टोडियन बोलते हैं जो जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड है उनको टाइम टू टाइम वॉच करता रहता है, उनमें जो भी आपका अमेंडमेंट करना होता है वो करता रहता है, मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका और ध्यान देना उस चीज़ पे कि सही से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो उसे करेक्शन करे, इसे इस चीज़ की जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिससेमिनेट करे, क्योंकि जो मेजरमेंट की नीड है वो पूरी कंट्री की है, किसी एक कंट्री की नहीं, ठीक है। अब जो आई वो है स्टैंडर्ड ऑफ ISI यूनिट है इंडिया में, उसको मेंटेन करना है, उसको कैलिब्रेट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज के ये हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।